ये काफ़ी उतार चढ़ाव कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को इस 2 वर्ष में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कुछ तो राजनीतिक गतिविधियों का और कुछ प्राकृतिक प्रकोप जो हुआ उसका सामना करना पड़ा है। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी तो उस वक्त जो हमारा घोषणा पत्र था और जो हमारी गारंटीज थी उसको लेकर के हम जो है वो लोगों के समक्ष गए। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं पहले प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस पक्ष ये कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार है। और उस वक्त मिस्टर रिपीट का नारा जो है वो लगाया गया कि हमारा काम बहुत अच्छा है, लोगों ने हमारे काम की सराहना की और हम मिशन रिपीट करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस स्टेट में बड़े लंबे चौड़े वादे करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सभी ने मिलकर के हमने प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी 60 सीटों में से 40 सीटें जीतने में कामयाब रही और हमने बहुमत से सरकार बनाई और उसका नेतृत्व जो है हमारे माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक दल के नेता चुनेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। लेकिन उसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी हमारी जो जीत थी उसको पचा नहीं पाई और बहुत से हथकंडे अपनाने की कोशिश की और जो हमारी चुनी हुई सरकार है उसको डिस्टैब्लिश करने का
पूरी कोशिश की गई। और प्रेस और मीडिया के सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से घिनौना काम किया गया, जिसमें हमारे अपने कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक और 3 इंडिपेंडेंट, कुल मिलाकर के 9 लोग जो थे, उनको ब्राइब करके जो है वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। और उस वक्त क्योंकि सेशन चला हुआ था और सेशन में जो है वो मनी बिल और कटौती प्रस्ताव चले हुए थे, और कांग्रेस के विधायक जो थे वो अब्सेंट रहे, 3 इंडिपेंडेंट भी जो थे अब्सेंट रहे, और उनकी कोशिश थी कि 1/3 डिफेक्शन करके जिस प्रकार का घिनौना काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, और इसी तरह से उन्होंने राजस्थान में भी कोशिश की, लेकिन वो 2 सीटों में डिफेक्शन से सरकार तोड़ने में कामयाब हुए, जिसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश था और नंबर 2 के ऊपर जो था वो महाराष्ट्र था। और जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी वो सरकार को तोड़ने में उन्होंने एडी चोटी का जोर, धानवल का जोर, और एडजॉइनिंग स्टेट हरियाणा में उस वक्त खट्टर साहब की सरकार थी, वहाँ से उन लोगों को हेलीकॉप्टर्स में कभी उत्तराखंड लेकर के, कभी उनको अपने वहाँ पर हरियाणा में रखा। और जो हमारे स्पीकर साहिबान हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने, उन्होंने उनके ऊपर एक्शन लेकर के उनको डिबार किया, और ये केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो स्पीकर का फैसला था उसको अपहेल किया, और वो दोबारा स्पीकर के समक्ष पेश हुए और उन्होंने त्याग पत्र दिए, और पार्लियामेंट के चुनावों के साथ ही उन 9 जो विधायक थे उनका चुनाव भी साथ साथ हो गया। कांग्रेस पार्टी फिर 6 सीटें जीत करके हमारा फिर जो है वो दोबारा 40 का बहुमत का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो फिर दोबारा छुआ, और कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुमत में आई। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से ही ये सोच रही है कि डेमोक्रेटिक चुनी हुई पार्टियां जो हैं उनको डिस्टैब्लिश किया जाए, और कई किस्म के हथकंडे अपना करके जो है वो उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। प्रजातंत्र में, क्योंकि ये जो हमारी डेमोक्रेसी सबसे बड़ा हिंदुस्तान का ये लोकतंत्र है, और इसका फेडरल स्ट्रक्चर है। कई स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कई स्टेटों में कांग्रेस आ रही है, कई स्टेटों में जो है वो दूसरे अलायंस पार्टनर्स आ रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी आ रही है, कहीं से अखिलेश यूपी से कोई जो है वो दूसरी पार्टी आ रही है, तो कहीं मध्य प्रदेश से कोई दूसरी पार्टी, कहीं से कम्युनिस्ट आ रहे हैं। तो इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो चुनी हुई सरकारें उनका एहतराम होना चाहिए। ये मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए दे रहा हूँ कि यूपीए फर्स्ट और सेकंड की सरकार रही,
कभी भी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया कि चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलिश किया जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त जो हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उनको पूरा पैसा दिया जाता था। आपदा के टाइम उस स्टेट की पूरी मदद की जाती थी, और कोई अच्छा काम वो किया जाता था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो मोदी की सरकार की सराहना भी करते थे। क्योंकि मैं भी उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ 2004 में 14वीं लोकसभा। तो जो हमारे चुने हुए चीफ मिनिस्टर्स होते थे, उनके वो एहतराम करते थे, उनको पैसे का पूरा जो है वो जो भी बजट में प्रावधान था उसको पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन हमने 2 साल में ये देखा है कि इस छोटी सी स्टेट को आर्थिक मदद जो थी बड़ी कम हुई है। आपदा के वक्त में भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिला।